बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले ये बताते हैं कि जी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। क्यों? अगर आप देखें मई 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा तौर पे एक आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हुए, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होते दिखाई दिए। अब 75 साल का अरसा हो रहा है और इस दौरान हमने दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो पहले से बेहतर होते ही देखे हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको नज़र आती है। डिफेंस कोऑपरेशन की आप बात कर लें, आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर लें, तो वो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा फोरम है, एक आला तरीन मुशावरती इदारा है स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो कि पाकिस्तान और चाइना के वज़रा ख़ारजा के दरमियान ये डायलॉग का एक मौका फराहम करता है और हर उमूर पे, हर तरह के मामला जो हैं वो इस फोरम पे जो हैं वो डिस्कस होते हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इसी सिलसिले में चाइना का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे ये मुश्तरका सदारत जो है इस फोरम की जाती है। और अभी जो 75 साल का अरसा हो रहा है, इस दौरान हम देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ भी हुआ है कि बहुत सारी तक़रीबात का इनकाद किया जाए टू सेलिब्रेट दिस फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। अब उस सिलसिले में भी इस पर बात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान जैसे मैंने कहा कि डिफेंस कोऑपरेशन है और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आपको पिछले साल मई की जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी उस दौरान नजर आई, जब ऑब्वियसली J-10C की आप बात कर लें, PL-15 चाइनीज़ मिसाइल्स की बात कर लें, जो कि एक रियल टेस्टिंग ग्राउंड जो था वो चाइनीज़ वेपन के लिए भी था, उनके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी था, जिसको दुनिया पहले सीरियस नहीं लेती थी। और इस जंग के बाद बाकायदा तौर पे अगर आप देखें तो चाइना के पास भी उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट को लेके ऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। ट्रेड की बात कर लें तो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो मुसलसल बढ़ रहा है। 2025 में पिछले साल हमने देखा है कि जी वो 16 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। और अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो उसके मुताबिक भी 8 बड़े इकदाम हैं जो पाकिस्तान के अंदर चाइना करने जा रहा है। और किस सेक्टर में है उसमें आप कम्युनिटी लेवल पे भी देखेंगे जी बहुत ज़्यादा वेलफेयर वर्क है, उसमें आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम नज़र आता है। अब चाइना एक ऐसा मुल्क बनता चला जा रहा है जिसके हवाले से जब भी आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी बात करते हैं या कोई तबसरे सुनते हैं तो बताया जाता है कि अब अगली सुपर पावर बनने जा रहा है और उस जानिब बड़ी तेज़ी से उसका सफ़र जारी है। अब यूएस के साथ भी अगर आप ताल्लुकात देख लें तो वहाँ पे भी जो रिसेंट एक मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, उसमें भी आपको ये नज़र आता है कि वो तमाम तर कोऑपरेशन जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइना से, वो तो हुआ या ना हुआ, लेकिन बहरहाल चाइना ने अपनी तमाम जो शराइत हैं वो यूएस से मनवा ली थी। और एक और मीटिंग जो है वो अप्रैल में इस साल एक्सपेक्टेड है इन दोनों सुदूर की, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चाइना का, बीजिंग का दौरा करेंगे। ओवरऑल भी अगर चाइना की आप एक नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर पोजीशनिंग देखें तो उसका भी आज हम जायज़ा लेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान और चाइना के लिए ये उनका आला तरीन मुशावरती इदारा इसको कहा जाता है, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो इसहाक़ डार साहब का विजिट है वहाँ पे जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, फिर 75 ईयर्स को कहा जा रहा है कि जनाब अब सेलिब्रेट पाकिस्तान और चाइना किस तरीके से करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस फोरम की, स्ट्रेटेजिक डायलॉग की, जिसकी सदारत जो है वो मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक की तरफ से की जाती है? जी सर, ये देखिए बात है कि 75 साल यानी 75 ईयर्स की एक हिस्ट्री है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की। और दुनिया में बहुत कम ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आपकी राइट फ्रॉम द बिगनिंग और 75 ईयर्स गुजर जाएं और किसी किस्म का कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना हो आपके रिलेशंस में। और खास तौर पर उस वक्त जब कि आप नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि नेबरिंग बिल्कुल। कंट्रीज में मोस्टली ये होता है कि या कोई टेरिटोरियल इश्यूज होते हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को बाज़ जगहों पे एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे जो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की है, ये बहुत ही कम इसका प्रेसिडेंट हमें नहीं मिलता कि एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस
with the West and with China and Russia as well. तो खास तौर पे चाइना और अमेरिका जो आपस में राइवल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ऐसी डिप्लोमेसी यूज किया कि दोनों के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रखी है, जबकि बाकी दुनिया के कई ममालिक हैं उनको ये एक ऑप्शन लेना पड़ता है कि या उनको वेस्ट के साथ रहना है या चाइना के साथ या किसी एक को यूज करना है। लेकिन पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक स्लोगन दिया था कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस आर हायर देन हिमालय, डीपर देन सी एंड स्वीटर देन हनी। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि प्रैक्टिकली आज साबित हो चुका है 75 साल में कि ये जो पार्टनरशिप है इसको स्ट्रेटजिक ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहते हैं। यानी जैसे भी हुकूमतें तब्दील होती रही लेकिन इन ताल्लुकात में किसी किस्म की कमी नहीं आई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की जो पाकिस्तान में प्रेजेंस है, इकोनॉमिक प्रेजेंस, उसका जो रिजल्ट्स है वो आम पब्लिक तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। और देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो चाइना के साथ है, अगरचे जो ट्रेड बैलेंस है बहुत चाइना की फेवर में है, यानी तकरीबन पिछले एक साल में 11.1% ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन सारा कुछ मिला के हमें $23 बिलियन का एक्सचेंज नजर आता है और इसमें सिर्फ $2 बिलियन की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हैं और मोर देन $20 बिलियन चाइना से इंपोर्ट्स हैं हमारी। इसको एक तो काफी हमें बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें पाकिस्तान को JF थंडर 17 और बहुत से और प्रोजेक्ट्स में चाइना की तरफ से जो कोऑपरेशन मिली है, इसकी वजह से पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी बनी है और डिफेंस सपोर्ट भी। और इसका आखिरी रिजल्ट हमने देखा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन किया तो पाकिस्तान ने जो चाइना के ताउन से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री लगाई थी उसको इस्तेमाल करते हुए इंडिया को भरपूर जवाब दिया। और ये जवाब देने का नतीजा ये निकला कि पूरे वेस्ट में भी, अरब दुनिया में भी और बल्कि पूरी वर्ल्ड में भी पाकिस्तान की एक रेस्पेक्ट बनी है। और इस वक्त दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का हाँ है। मैं समझता हूँ कि इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, कि उन्होंने एक साथ वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स को और चाइना को, इसके साथ साथ रशिया को बैलेंस किया है। और मैं समझता हूं कि इसी अगर टोन को आगे जारी रखा जाए, यानी बेस ये रखी जाए कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो कॉपरेशन दोनों ममालिक का, जिस जंग का हवाला दिया जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया की, मई की जंग का, उसमें इस कदर बढ़ा कि पाकिस्तान की भी अगर आप देखें तो दिफाई जो इंडस्ट्री है उसकी भी एक तरीके से मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर से जो JF-17 थंडर का आपने हवाला दिया जो दोनों ममालिक के कॉपरेशन से बनाया गया है, वो भी अगर आप देखें तो उसके ऑर्डर्स में इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ जो चाइना की डिफेंस प्रोडक्शन है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो भी मुसलसल ऊपर जा रही है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि चाइना ऑब्वियसली जब एक US जैसा मुल्क एक पॉलिसी बना ले जिसमें वो चाइना को अपना एनिमी नहीं देख रहा है, अपना हरीफ नहीं देख रहा है, बल्कि वो चाहता है कि शराकतदारी से चला जाए। और कंपैटिटर चाइना ज़रूर है, हम डिफेंस में और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर शोबे के अंदर compete करेंगे, बट US की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 है उसमें चाइना को हरीफ के तौर पे नहीं दिखाया गया। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल इस बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में क्या ये चीज़ अब तय हो गई है कि अगर आपने अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो असर है वो दुनिया के ममालिक पे बढ़ाना है, तो अब बात अजारादारी की नहीं होगी, अब बात शराकतदारी की होगी? क्या आप ये ग्लोबल ऑर्डर वाकई दुनिया के निज़ाम को रन करने के लिए पार्टनरशिप्स की तरफ जाता देख रहे हैं? प्रैक्टिकली तो ऐसे ही है कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। और मल्टीपोलैरिटी में बेसिक कंडीशन यही होती है कि सारे जो पोल्स हैं यानी मल्टीपोल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शराकतदारी या कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अभी तक यह सेंटीमेंट मौजूद है कि वो मल्टीपोलैरिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और उसको यानी अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं वाशिंगटन में जो यूनिपोलैरिटी पर बेस करते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि इजराइल के मामले में वेनेजुएला वाला, जहाँ पे लैटिन अमेरिका में आपको चाइना की इन्फ्लुएंस या चाइना के कदम बढ़ते हुए नजर आए, तो आपने देख लिया।
जी एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जहां जहां पे भी अमेरिका से ये तवक्को थी, यूनाइटेड स्टेट से, कि वो बैलेंस क्रिएट करें, और जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन की जहां बात होती है, वहां पे बाकियों के राइट को भी एक्सेप्ट करें, उनसे ये हो नहीं पा रहा। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल भी है। और इसमें हमें क्रेडिट चाइना को देना चाहिए कि चाइना ने एक चीज तय कर ली है कि वो कहीं पे मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। स्टिल उनकी ये पोजीशन है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दुनिया के कई मुल्कों में इतना पेनिट्रेट कर चुके हैं, यानी कि वो दुनिया की नीड बन चुके हैं। यस। इंटर डिपेंडेंस एक ऐसी चीज है कि अब दुनिया चाइना के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती, इसलिए कि चाइना ने इतना ज्यादा पेनिट्रेट किया। खासतौर पर देखें लैटिन अमेरिका के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर, फिर सेंट्रल एशिया में वो पहुंच गए हैं, फिर साउथ एशिया के अंदर देखें। मिसाल के तौर पर इंडिया के साथ एट द सेम टाइम उनके इतनी रेवलरी है, इसके बावजूद बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पे मौजूद है। ईरान और इसराइल दोनों आपस में राइवल हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी ईरान जो राइवलरी थी उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनके अंदर अप्रोचमा कराया, उन्होंने इनको एक दूसरे के करीब लेके आए। ये उनकी एक डिप्लोमेटिक फतह है। लेकिन अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं ग्लोबल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, उसमें हमें नजर ये आता है कि उनकी यूनिपोलैरिटी का जो सेंटीमेंट है उसकी वजह से रीजनल लेवल पर बास जगह पे इंस्टेबिलिटी भी आती है। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में जाना इसको दिया जाएगा कि डिस्पाइट जो कन्फ्रंटेशन है चाइना और अमेरिका के दरमियान, इसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से अपने रिलेशंस एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, दूसरी तरफ चाइना के साथ बैलेंस किए। बैलेंस किए, ये नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे अभी एक रिसेंटली द डिप्लोमेट के एक आर्टिकल में, एक स्टोरी में इसका हवाला भी दिया गया था कि एक ही वक्त में आपको पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस आपको उनके साथ बेहतर नज़र आते हैं। सो अभी जैसे आपने हवाला दिया एक तो यूएस का कि आपको ये सोच वहाँ पे नज़र आती है, पॉलिसी मेकर्स कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे और यूनिपोलर ही रहना चाहिए। उसकी वजह ये भी है ऑब्वियसली कि ज़ाहिर है 80 साल हो गए, 8 दहाइयाँ जिस मुल्क ने रूल किया हो और एक सुपर पावर रहा हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर देम कि कोई और भी मुल्क जो है वो आपके मुकाबले में आ सकता है या पार्टनरशिप्स की तरफ जा सकते हैं। चाइना डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने कहा कि जी वो अब दुनिया की ज़रूरत बन चुके हैं, दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि वो इनएविटेबल है, चाइना को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सुई से लेकर जहाज़ तक वो हर चीज़ बना रहे हैं। अभी रेयर अर्थ का मामला आया था तो ज़ाहिर है यूएस को फिर उनकी शराइत पे आना पड़ा था। उन्होंने सोयाबीन्स की ख़रीदारी बंद की थी, वो फिर अपनी शराइत पे आपको आमादा करके उन्होंने आपसे सोयाबीन्स की ख़रीदारी भी वापस शुरू कर दी। ये हम देख चुके हैं। ये जो मॉडल चाइना ने अपनाया है, इस पे ज़रा तबसरा कीजिए कि पहले सॉफ्ट पावर जो है उस पे काम किया, फिर इकोनॉमिक पावर पे काम किया, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की तरफ गया है। ये मॉडल क्या आपको लगता है दुनिया के और ममालिक भी अपनाने की तरफ जाएंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट एकेडमिकली जो चाइना का गवर्नेंस मॉडल है इसको देना पड़ेगा। बजायर तो आप देखें वेस्टर्न पॉलिटिकल लिटरेचर में चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको नॉन डेमोक्रेटिक कहा जाता है और कहा जाता है डिक्टेटरशिप है और नॉन डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है। लेकिन जैसा भी सिस्टम है, एक तरफ तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जिसको लिबरल डेमोक्रेसी हम कहते हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल लिटरेचर में कहा जाता है कि ये आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन जाहिर है चाइना ने उसको उस शक्ल में अडॉप्ट नहीं किया, और जो भी सिस्टम है अभी उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम काम हुआ है। जो गवर्नेंस मॉडल है चाइना का, इसके ऊपर बहुत कम लिटरेचर पाया जाता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो चाइना की पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर बनाया गया, गवर्नेंस मॉडल बनाया गया, उसकी बदौलत वहां पर जो इंडिजिनस डेवलपमेंट हुई है उसका नतीजा ये निकला, एक तरफ तो उन्होंने अंदरूनी सतह पर बहुत तरक्की की, दूसरा रीजनल लेवल पर उन्होंने एक पेनिट्रेशन की, और तीसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पर वो ग्रेजुअली अपने आप को एक सुपर पावर के लेवल पर ले आए हैं। और इस हद तक ले आए हैं कि वो अब जो जितनी भी बाकी पावर्स हैं उनको डिक्टेट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गए हैं। वो चाहे भी तो चाइना के साथ वो कम्पीट करके उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ये वो मेरा ख्याल है कामयाब गवर्नेंस मॉडल है जिसको स्टडी करने की जरूरत है। और इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ उनका इतना क्लोज कोऑपरेशन है कि जो सीपैक खासतौर पे प्रोजेक्ट आया पाकिस्तान में, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाए हैं,
लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें आम आवाम तक नजर नहीं आते। मैं कई दोस्तों से अमेरिका में बात होती है तो मैं कहता हूं कि अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं बहुत बड़ा कोई अच्छा हॉस्पिटल बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, कोई रोड्स बनाते, तो एक सिंबॉलिकली हमें नजर आता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है। लेकिन उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया मोस्टली उनकी जरूरत थी, और हमारी जो असले के लिए, वेपन के लिए जो कुछ दिया अफगानिस्तान में उनकी जरूरत थी या साउथ एशिया में। बल्कि बाजू का देखिए, हमारा स्टूडेंट ये जानता है कि हमें जो उन्होंने वेपन दिया उसमें 7 कंडीशन लगा दी कि आप इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक कंसर्न रहा है अमेरिका के बारे में। लेकिन चाइना ने जो भी हमें दिया वो हमारी नीड के मुताबिक दिया, और उसी नीड मेन यही थी कि हमारा जो एक ट्रेडिशनल एनिमी है यानी इंडिया, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने इकोनॉमिक सपोर्ट भी दी और चाइना ने डिफेंस सपोर्ट भी दी, और इंडस्ट्री के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमें दिया। सिर्फ मसलन F-16 अगर हमें मिले तो उसका एक बोल्ट भी हमें दोबारा इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन JF थंडर दिया तो पूरी इंडस्ट्री लगा के दे दी। ये वो फर्क है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाइना का इस लिहाज से बहुत ममनून है कि चाइना ने हमें उस अंदाज में सपोर्ट किया है जो एक फ्रेंड को करना चाहिए। अच्छा, लास्टली एक मुझे बात बताइएगा कि ऑब्वियसली ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो महदूद नहीं है। 24 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो अब इसके सिग्नेटरीज हैं। ये लोगों के हमारे यहाँ आम एक ख्याल है, लोग समझते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना वो शायद वाकई सिर्फ रोडें बनाने का मामला है और डैम्स बनाने का मामला है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी सेक्टर में उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें इवन कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा फलाही कामों के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी चाइना ने ऐलान किया है। अब इस रीजन के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, और चाइना को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, और दैट्स वाई हमने वो इसहाक डार साहब की भी और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी देखी थी, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। जब तक आपके हमसाए में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ पे ऐसी हुकूमत बैठी हुई हो, फिर दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो वहाँ पे अपनी एफर्ट्स बढ़ा रहा हो टू डिस्टेबलाइज द होल रीजन, तो वहाँ आप इसका जो फ्यूचर में एक काम होता हुआ है या रीजन के अंदर जो चाइना की तरफ से, वो किस तरह मुतासिर होता हुआ देख रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चाइना के, उसमें से एक प्रोजेक्ट है। मैं मजबूत तौर पर ये कहूंगा कि आपको जो ग्लोबल सिस्टम है इसमें बैलेंस का जो एक पावर का जो बैलेंस है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है, और इस शिफ्टिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, या फिर चाइना ने जो नए स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो, या जैसे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हम बात करते हैं, CPEC हम पाकिस्तान में बात करते हैं, ये उसके ऐसी अलामात हैं जिससे हमें फील ये हो रहा है कि माजी में वेस्ट के साथ सारा ये पावर का बैलेंस इन फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट था। लेकिन पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से, और खासतौर पर पिछली 1 दहाई से, जो पावर का बैलेंस है वो ईस्ट की फेवर में शिफ्ट हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात जिसमें स्पीड स्लो थी वो ये था कि इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर थे जिसमें यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे स्ट्रक्चर वेस्ट के कंट्रोल में थे। इसकी वजह से चाइना की वो स्पीड स्लो रही है। लेकिन अब अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स भी इन्होंने बना लिए हैं, अल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ब्रिक्स का आप रोल देख लें, इसमें शंघाई कोऑपरेशन देख लें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख लें। ये वो चीजें हैं कि जिसको पाकिस्तान ने बिफोर टाइम असेस कर लिया था, और अपनी प्रेजेंस जो वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ साथ ईस्टर्न स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पाकिस्तान ने अपने आप को फिट इन कर लिया है, और यही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर वेस्ट को भी इस वक्त रियलाइज करना पड़ेगा कि वो अब जो माजी की तरह अपनी चीजें डिक्टेट कर रहे थे ईस्ट को, अब वो उसकी बजाय परहेज करें, ग्लोबल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करें, और शराकतदारी की बुनियाद पर कोशिश करें कि ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज के ऊपर लेके आए। पूरी दुनिया के पास वो फैसिलिटीज जानी चाहिए अगर उनके पास हैं, लेकिन अगर उसके अंदर मोनोपोली कायम करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है उससे वेस्ट डिस्टेबलाइज होगा। और उसके जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो नए अलायंसेस इस वक्त फॉर्म होते नजर आ रहे हैं, उनको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। का शॉर्ट ब्रेक है, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू। सेगार जो कि अफ़गानिस्तान के लिए एक खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल जो अफ़गान रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उसकी रिपोर्ट सामने आई है, एक हतमी रिपोर्ट है। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं। जो फाइनल रिपोर्ट आई है अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के हवाले से, 20 साल जंग जो वहाँ पे हुई है उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए तो हैरान कुन हों, और जो वाकई इन हालात से बहुत बखूबी आगाह हैं उनको शायद कोई हैरत ना हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए 144.7 अरब डॉलर जो हैं वो मुख्तस किए। फिर जंगी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर भी बताया कि वो इससे इजाफी हैं, एडिशनल 763 बिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो तामीर नौ पे पैसे दिए जाते रहे और ख़र्च होते रहे, और काम अगर आप देखें अफ़गानिस्तान में तो आपको कोई ख़ास नज़र नहीं आता। और वो क्यों नज़र नहीं आता कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, बहुत करप्शन की गई है। ना सिर्फ अभी की बात है, पहले भी अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र किया जाता है। अच्छा, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 90 अरब डॉलर खर्च होने के बावजूद गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार ख़त्म ना कर सकी। ये उन 20 सालों की कहानी है। फिर ये भी बताया कि जब अमेरिका वहाँ से चला गया, जब नेटो फोर्सेस वहाँ से चली गई, तो उसके बाद उनकी अपनी जो फोर्सेस हैं वो बड़ी तेज़ी से बिखर गईं, और हज़ारों आपको ऐसे नज़र आया कि जी घोस्ट मुलाजमीन मौजूद हैं अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। अब ये अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके लिए जो सामान वहाँ पे छोड़ा गया अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें 1,47,000 गाड़ियाँ, हज़ारों अस्करी आलात, 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे जो हैं वो इनको फराहम किए गए थे, और ये वहीं पर छोड़ दिया गया। इनखला के बाद 7.1 अरब यानी 7.1 बिलियन डॉलर जो हैं इसकी वर्थ का साजो सामान जो है वो वहाँ पे मौजूद रहा। फिर इनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स कहलाए जाते हैं वो होते रहे, 4.7 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए। फिर मनशियात की रोकथाम के लिए एक अलग प्रोग्राम था, 7.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च हुए। नताइज ज़ीरो हैं, किसी एक का रिजल्ट भी आपको अफ़गानिस्तान के अंदर आज नज़र नहीं आता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जनाब सिर्फ मार्च 2025 तक, पिछले साल 3 महीनों के अंदर तालिबान को 120 मिलियन डॉलर्स फराहम किए गए हैं, जिस पे हम अक्सर बात भी करते हैं कि दुनिया जब अफ़गानिस्तान की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं या अफ़गान सोइल का उन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है उससे तंग आ चुकी है, तो वहीं पर अमेरिका की तरफ से ये जो वीकली इमदाद की जाती है उनकी 40 मिलियन डॉलर्स की सूरत में, उस पर भी बड़ी बहस चल रही है कि आया वो जारी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। सो ये आपको 3 महीने की उन्होंने एक रिपोर्ट बता दी कि इतने पैसे उनको दिए गए हैं मौजूदा अफ़गान तालिबान को। अफ़गानिस्तान का ही एक मैगज़ीन है, उसने एक और साजिश का इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि किस तरीके से तालिबान की जेलों के अंदर जो साबिक फौजी अहलकार हैं उनके साथ नारवा सलूक जो है वो रखा गया है। 29 सूबों में 29 प्रोविंसेस में 2025 में 123 साबिक फौजी अहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो अब अफ़गानिस्तान को दुनिया के सामने इस अंदाज में प्रोजेक्ट कर रही हैं, ये शोहरत बन रही हैं। और ऐसे में उनका साथ देने वाला एक और हमसाया मुल्क भारत है। भारत की वजह शोहरत आजकल वैसे ही काफ़ी ख़राब है। रिसेंटली हम देख रहे थे कि जी रीजन के बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं वो भारत से दूरी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश एक ऐसा ही मुल्क है। बांग्लादेश की माजी की जो हुकूमत रही वो मोदी सरकार के या भारत की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अपनी पॉलिसियां बनाती रही। जो अवाम पे वहाँ पे या दीगर मुखालिफ जमातों के ऊपर जुल्म हुआ वो सबके सामने है। अब वो हुकूमत तो नहीं रही और अब बांग्लादेश जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक आज का रीसेंट इकदाम जो पिछले दिनों हमने देखा कि ये IPL में बांग्लादेशी एक फास्ट बॉलर थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको रिलीज़ करने की बात हुई, उनको टीम से निकालने की बात की गई। क्यों? क्योंकि भारतीय इंतहा पसंदों का बहुत प्रेशर था कि बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को अपने किसी भी क्रिकेट लीग के अंदर शामिल नहीं करना।
उनको निकाला जाता है। तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब भारत के अंदर ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो बांग्लादेश के मैचेस शेड्यूल थे, 3 मैचेस कलकत्ता में होने थे और 1 मैच मुंबई में होना था, वो भारत ये मैचेस खेलने नहीं जाएंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पे आईसीसी को भी आगाह कर दिया है अपने इस फैसले से, और श्रीलंका तजवीज़ किया है कि वहां अगर हमारे मैचेस हो जाएं तो वो उस पर हमें एतराज़ नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिस पे हम इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। And to talk more, I'm joined by renowned defense and security analyst, Brigadier retired Ghazanfar Ali. Brigadier साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सिगार की रिपोर्ट और अदरवाइज भी जो उनके अपने मैगजीन्स में इंकशाफात किए जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल को लेके, ये आपको क्या लगता है कितना और अरसा जो है वो इतना जुल्म के साथ सस्टेन कर सकेंगे जब अपनी उनकी आवाम की हालत जो है बहुत ख़राब होती जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेसिकली जो सिगार की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया गया और सिगार की जो फाइनल रिपोर्ट, इससे पहले भी हर क्वार्टर में हर 6 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आती थी जिनमें लॉसेस का और इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाता था। और अब ये फाइनल रिपोर्ट आ गई है जिसको आपने डिटेल्स तो आपने उसकी कवर अप कर दी है कि जिसमें कितना जो है वो पैसा अमेरिका ने खर्च किया। अब यहाँ पे और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से, रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हिसाब से जो उन्होंने कंसीव किया था कि जी हम अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अलॉन्ग विद, पहले बात तो ये है कि अफगानिस्तान का कोई शख्स जो है, कोई अफगानी जो है वो 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब है अमेरिकन का एक नैरेटिव था कि उन्होंने अफगानिस्तान में आके बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आने थे विदाउट एनी लॉजिक एंड द रीजन। 9/11 में जो लोग अगर कोई थे भी, अव्वल तो 9/11 वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो मुसैद ने और CIA ने करवाया था, और उसका बेसिक मकसद यही था कि अफगानिस्तान में आया जाए और फिर अमेरिकन टैक्स पेयर को एक गिफ्ट दिया जाए, और वो गिफ्ट ये हो कि जी हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया। हालांकि उसामा बिन लादेन तो बहुत पहले मर चुका था, तो वो उसकी लाश भी नहीं दिखाई गई। वो आके बाइडन साहब, ओबामा साहब ने ऐलान कर दिया और कहा जी उसकी लाश तो हमने फेंक दी है, उसमें समंदर में फेंक दी। अब ये तमाम चीजें, जितनी चीजें यहाँ से लेके, सिगार से लेके, अफगानिस्तान के अंदर से जंग से लेके आगे तक जब आप देखती हैं तो ये सारी तारी एक प्री कंसीव्ड नैरेटिव और प्री कंसीव्ड स्ट्रेटजी के तौर पे फ्रेम अप की गई थी। अब यहाँ पे पैसा जो खर्च किया गया, वाकई वो पैसा तो आया। वो अमेरिका ने, जैसे बार बार सिगार की रिपोर्ट में जिक्र होता है कि जो अमेरिकन के टैक्स पेयर के हमने 4.8 बिलियन बचा लिए जी, हमने कोई इसको कोई 541 जो है वो हमने ऑडिट ऑब्जेक्शन जो है डिस्क्रिपेंसीज वो अपना डिटेक्ट की, हमने कोई 1327 केसेस आइडेंटिफाई किए फ्रॉड के, हमने इतने लोगों को 169 लोगों को सजा। बात ये है, एक तो ये 2 साइडेड चीज है, इसको देखना जब आप देखेंगे ना तो इसके दोनों एंगल देखने पड़ते हैं। इसका पहला एंगल तो ये है कि ये जितना पैसा आया उसका एक ही बात आपसे कहूंगा कि इसमें से मेजर पैसा जब आपने देखा कि अशरफ गनी और अहमद करजई अपने मुल्क से भाग के गए तो उनके हेलीकॉप्टर में डॉलर के संदूक भरे हुए रखे थे, तो उससे आप समझ जाइए कि असल में पैसा जो अफगान हुकूमत को दिया गया था, अब उनके जरिए काम, अवाम के लिए काम करने के लिए, वो पैसा कहाँ गया। इससे करप्शन और इससे अफगानिस्तान के अंदर जो अपना अफगानिस्तान के जो लीडरों की जो करप्शन, जो लालच और जो तमा और जो अपना पौंड और यूरो और डॉलर के लिए लोगों के जूते चाटने की आदत है, जैसे वो अमेरिकन के जूते चाटते थे, अब वो इंडिया के जूते चाट रहे हैं। ये आप पहली बात तो ये सोच लीजिए। दूसरी बात ये कि जितना भी पैसा आया और वो रिकंस्ट्रक्शन पे जो खर्च हुआ उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? कॉन्ट्रैक्टर्स तो सारे अमेरिकन थे और बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्टर, अफगानी कॉन्ट्रैक्टर तो कोई नहीं था। जितनी भी कंपनियां काम कर रही वो कौन सी कंपनियां थी? वो सारी की सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां थी या वेस्टर्न कंपनियां थी जो जहां वहां पे चीजें सप्लाई कर रही थी, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रही थी। तो अगर आप उसकी डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा कि पहले तो कमीशन के तौर पे पैसा खाया गया, फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आया उसके लिए वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी करप्शन हुई। तो ये इसमें जितना भी ये पैसा आप हम कोट कर रहे हैं ना, वो उसमें से आधा पैसा अफगानिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस ने खाया है। वो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर्स ने खाया है जिनको ठेके दिए गए।
तो वो जितना जाया हुआ है या जो कुछ भी वो अमेरिकन ने खुद ही किया, खुद ही करवाया है, उसके अंदर कोई तीसरी पावर इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी रिपोर्ट में खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने अलाइन किया विद करप्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजिंग पावर ब्रोकर्स। तो भाई आपने करप्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजिंग पावर ब्रोकर्स को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? क्योंकि जब आप अफगानिस्तान में उतरे थे तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान में उतरने से पहले आपने 20 अपना कोई 30-40 बंदों की पाथ फाइंडर टीम भेजी थी ना, जिसको आपने वहां पे ड्रॉप करवाया था। उसके बाद उन पाथ फाइंडर्स ने आपको बताया कि कहाँ कहाँ के अमेरिकन फोर्सेस ने लैंड करना है। फिर आपने जो इंस्टीट्यूशन तरतीब दिया, जितने वहाँ पे आपकी सेंटकॉम या जितनी फोर्सेज आई या जो भी जर्नल आया या मैक्रिस्टल आया जो भी आया, उन सब ने ही अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स को मंगाया ना वहाँ पे, या वो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जो अमेरिकन ठेकेदारों को, अमेरिकन अपना कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बताया कि आप डैम का काम कर दें, आप सड़क का काम कर दें, आप एयरपोर्ट का। अब दूसरी बात यह, अगर आपने जो काबुल में या जो अभी जो एयरपोर्ट डेवलप किया, ठीक है, उसके अंदर उसको इस्तेमाल किसने किया? या कैंप चैपमैन जो आपने डेवलप किया उसको इस्तेमाल किसने किया? उसको इस्तेमाल तो या ब्रिटिश फोर्सेज ने किया, नेटो फोर्सेज या अमेरिकन फोर्सेज ने किया। सो ये अमेरिकन की एक बहुत बड़ी हिपोक्रेटिक एटीट्यूड है, जिसमें वो ये आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के जरिए कि शायद वो बहुत बड़ा कोई खिलाफी काम कर रहे हैं। इसमें आपको इस रिपोर्ट से जरिए आपको अमेरिका के अंदर जो इंटरनल करप्शन है और जो दुनिया को धोखा देने का जो एक अंदाज है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। अब देखिए, अगर वो पैसा जाया हो गया तो कोई जवाब देगा इस बात का कि अगर अफगानिस्तान में वो पैसा जाया हुआ और अफगानिस्तान की करप्ट लीडरशिप भी इन्वॉल्व थी, हामिद करजई और मैंने आपको जिक्र किया, तो अब आप उनको क्यों अफगानियों को पैसा दे रहे हैं? व्हाई यू गिविंग द टैक्स पेयर्स मनी टू अफगानिस्तान? अभी भी हर महीने अफगानिस्तान को पैसा ये बड़ा वैलिड सवाल है। ये हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में रेज करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ इस रीजन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अब खतरा है उस दहशतगर्दी से जो अफगानिस्तान के अंदर से इस वक्त हो रही है, जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, तो अभी तक उनकी इमदाद क्यों जारी है? दूसरी बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप पढ़ेंगी ना तो आपको अमेरिकन की हिपोक्रेटिक धोखाधड़ी की जो एटीट्यूड है ना, जो दोनों दुनिया को धोखा देने का और दुनिया को अपना हिपोक्रेसी से काम लेने का जो अंदाज है, उसके अंदर जहाँ वो कहते हैं ना कि हमारे पास रीजंस क्या हैं कि जी हम फेल हो गए, उसमें वो कहते हैं कि जी वी फेल टू अंडरस्टैंड अफगानिस्तान की जो कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स थी ना, हम उनको समझ नहीं सके। यार तुम कहते हो कि दुनिया के सब पढ़े लिखे आदमी हो, सेंटकॉम में सबसे बड़े बड़े जर्नल रहते हैं, आप 3D की पॉलिसी बना देते हैं, डेविड पेट्रियस आता है, मैक क्रिस्टल आता है, आप इतने सोच अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट लेते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। तो इसका मतलब है कि यू आर इलिटरेट, जाहिल है। फिर वो कहते हैं कि हमने ये अप्रिशिएट नहीं कर सके कि वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे एंड जो उसकी रिकंस्ट्रक्शन की एफर्ट जो है वो, कि अगर वॉर हम करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन किस तरह सक्सीड करेगी, तो अपना इंस्टीट्यूशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। जैसे आपने आर्मी को कहा कि आर्मी क्रिएट की, अब इन्होंने आर्मी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। आपको पता है कि ट्राइबल अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी, और जैसे पश्तून हैं, अभी ताजिक्स हैं, उसके बाद अपना मुख्तलिफ अहमद शाह मसूद के लोग हैं, उसके बाद और वहाँ पे कास्ट एंड ट्राइब्स हैं। तो उसको इन्होंने उसकी पूरी की पूरी इस जो हैयत थी वो चेंज कर दी थी, अलग ताजिक बटालियन बना दी, अलग बाकी उज़्बेक बटालियन बना दी। तो वो जब कोलैप्स हुआ, एक बंदे ने कोलैप्स किया तो सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। फिर आपको याद है जब ये बना ही रहे थे तो वहां का जो उनका NDC नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो वहां के ऊपर, वहां पे भी खुद का संभव। तो अफगानिस्तान के अंदर जो काम करने की चीज थी वो ये अफगानिस्तान के अंदर आज जो कुछ हो रहा है और ये होता रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि वो जो आधे से ज्यादा पैसा तो आप कहते हैं कि जी वहां पहुंचा ही नहीं, उधर करप्शन आपको उन इदारों में कॉन्ट्रैक्टर्स की हद तक नजर आई, और जो पहुंचा वो बाकी वहां जो मौजूद थे उन्होंने अपनी करप्शन में उसको जाया कर दिया, अफगानिस्तान पे कुछ नहीं लगा। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, एक और बड़ी अहम स्टोरी जो हमें नजर आई, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ रही है, भारत को प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अब कठपुतली इंतजामिया उनकी वहां पे नहीं रही है, हसीना वाजिद नहीं है। ये जो एक सियासत खेल के मैदान में भी नज़र आ रही थी, क्रिकेट के अंदर भी नज़र आ रही थी, वो विजुअल सबको याद हैं कि जी भारतीय जो टीम है, क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था पाकिस्तानी टीम के साथ, और अब जब बांग्लादेशी एक क्रिकेटर को निकाल दिया था IPL से,
उसके बाद जो इंतहा पसंदों की तरफ से बयानात थे वो भी हमारे सामने हैं। सो अब बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, ये आपकी नज़र में कैसा है? भारत ना भेजने का फैसला, सही जवाब दिया उनको? कि जयशंकर साहब ने जाके जयशंकर ने अय्याज सादिक साहब से हाथ मिलाया जी, खुद चल के अय्याज सादिक के पास गए और हाथ मिलाया। दूसरी तरफ उसकी क्रिकेट टीम का कॉन्डक्ट आपने देख लिया था कि क्या था। और भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को तबाह नहीं किया है इखलाकी लेवल पे बयान करो, मोरालिटी के हिसाब से बयान कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको भी मोरालिटी के हिसाब से तबाह और बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेती है। तो अब बांग्लादेश के साथ जो कुछ हो रहा था, या वहाँ अपने जो कहा एक आईपीएल में क्रिकेटर के साथ जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में तो टोटल हसीना वाजिद जब थी वहाँ पे तो क्रिकेट टीम भी इंडिया बनाया करता था ना। वहाँ के हर अदारे में इंडियन अपना वो जो है एडवाइजर्स मौजूद थे और वो गाइड करते थे कि क्या काम करना है। जब जमात इस्लामी के लीडर्स को फांसी लगाई गई, वो किसके कहने पे लगाई गई थी? वो नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे फांसी लगाई गई थी ना, कि आपने सारे जो अपना अदालत में जो मुकदमा चल रहा था उस सबको सैबोटाज किया उनको। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, जो भी फैसला बांग्लादेश करेगा, वो बांग्लादेश अपनी इंटरनल जो इज्जत है और जो अपनी इंटरनल डिग्निटी है और जो इस वक्त बांग्लादेश की स्टैंडिंग है एज ए सॉवरेन नेशन, जो दुनिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है, और दुनिया अब ये बात कर रही है कि असल में बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की और बाकी चीज़ों की तबाही और बर्बादी इसलिए हो रही थी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर बहुत इंटरफेयर कर रहा था। तो इस वक्त जो भी फैसला बांग्लादेश करेगा, और जिस तरह मैं आपसे एक अर्ज करूं कि बांग्लादेश में आम बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त भी लोग हैं, या उससे पहले जब 1971 में बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से हटके, उस वक्त भी आम आदमी जो था वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान से सेसीड नहीं करना, पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहता था। और वो लोग जो हैं बड़े क्लोज कोलैबोरेशन में पाकिस्तान के साथ रहते थे। वेस्ट पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश में, आपको पता है बांग्लादेश में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, बांग्लादेश में बहुत बड़ी कर्नाफुली पेपर मिल थी, चिटगा, बहुत सारे अब यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से जाके यूनिट्स वहाँ पे लगाए जाते थे, कॉटन यूनिट्स लगाए जाते थे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमेशा बहुत क्लोज रहा, क्योंकि जो एक हमारा रिलीजियस बिलीफ जिस तरह का है, बांग्लादेश में भी बहुत आउटस्टैंडिंग मुसलमान है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए वो बड़ा नेक्सस था, वो बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन का बाइक था। और जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में भी लोग रोए थे और बांग्लादेश में भी लोग। एक पर्टिकुलर सेगमेंट था जो मुफ्ती बानी का, जिसको मिसगाइड किया गया था अगरतला में, जहाँ जो हसीना वाजिद बैठी हुई है, जो इस तमाम चीज़ों को ड्राइव कर रहे थे। अदरवाइज अगर वो चीज़ें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इतने नज़दीक ना होते, तुम शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को, कर्नल फारूक और उनका ग्रुप उनके घर में घुस के ना मारते पॉइंट ब्लैंक रेंज। मारा इसलिए गया था कि उनका कंटेंशन ये थी उस ग्रुप की कि ये शेख मुजीबुर रहमान तो इंडिया की जेब गोद में जाके बैठा है, हमने आज़ादी तो अपने लिए हासिल की। तो ये चीजें हैं। इस वक्त आज बांग्लादेश जो भी फैसला करेगा उसको हमें भी अप्रिशिएट करने का, वी विल हैव टू स्टैंड बिहाइंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं, इट मस्ट फ्लोरिश एंड इंशाल्लाह इट विल फ्लोरिश। और आज बांग्लादेश के तलबा Thank you so much, Brigadier Ghazanfar Ali sir, for joining us on Worldview. We'll take a short break here. वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। एक तरफ सारी दुनिया का मीडिया वेनेजुएला में होने वाले क्राइसिस की बात कर रहा है, लेकिन हमारा मशरकी हमसाया भारत आज भी पाकिस्तान के खौफ में डूबा हुआ है। भारत का तमाम मीडिया और तज्जियाकार इस बहस में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल इंडियन डिफेंस को किस तरह कमजोर बना रहा है। गुज़श्ता रोज किए गए तैमूर क्रूज मिसाइल के तजर्बे के बारे में पाकिस्तानी अखबारात और मीडिया इतनी बारीक बीनी से तफसील नहीं बता रहा जितना इंडियन मीडिया इसको बयान कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि सब के सब पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल की सलाहियतों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा मौजूए बहस नहीं रहा। कोई कह रहा है कि तैमूर मिसाइल के तजुर्बे ने 2024 में भारत और इजराइल के माबैन होने वाली डील की अफादियत को खत्म कर दिया है। कुछ का कहना है कि पाकिस्तानी वेपन सिस्टम की मदद से भारत की परेशानियों में इजाफा हो गया है।
क्योंकि पाकिस्तानी तैमूर सिस्टम राफेल को काउंटर करने के साथ रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 को भी डॉज करने की सलाहियत रखता है। भारतीय मीडिया में कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम किसी भी सूरत भारतीय मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे सकता। इंडियन मीडिया को देखकर एक बात वाज़ेह हो चुकी है, इंडियन हुकूमत, इंडियन तज्जियाकार और मीडिया हाउसेस तैमूर क्रूज मिसाइल के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। खौफ भी ऐसा कि दुनिया में दीगर अहम खबरों से मुकम्मल तौर पर नाआशना नजर आते हैं। अब अगर हम तैमूर क्रूज के बारे में कुछ आपको बता दें, गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तैमूर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल की सबसे अहम और खास बात, यह मिसाइल जदीद नेविगेशन एंड गाइडेड सिस्टम के साथ लैस है, जिसकी मदद से मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। दुश्मन के फजाई और मिसाइल दिफाई निजाम को धोखा देना इसकी खासियत है। इस मिसाइल को टेरेन हगिंग एंड सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिसाइल जमीन और समंदर की सतह से चंद मीटर बुलंदी पर चलता है। इस मिसाइल को अगर समंदर पर किसी टारगेट को निशाना लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये समुद्री लहरों से चंद मीटर बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता है, और जब इस मिसाइल को किसी जमीनी टारगेट को निशाने लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये मिसाइल जमीन की सतह के मुताबिक अपनी बुलंदी बरकरार रखेगा, फिर चाहे इसके रास्ते में पहाड़ आए या कोई सहराई इलाके। इस मिसाइल की सबसे अहम खासियत की बात की जाए तो इस मिसाइल की मदद से पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 जमीनी और समुद्री हुदूद में 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का निशाना बना सकेगा। इसका मतलब हुआ दुश्मन की 600 किलोमीटर तक तमाम की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर बेसेस और समुद्री हुदूद पाकिस्तान के निशाने पर होंगी। जिस तरह पाक भारत मुख्तसर जंग के बाद इंडियन राफेल तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की रेंज में आने से घबराते रहे हैं, इसी तरह इंडियन बहरी जहाज भी पाकिस्तान के करीब आने से खौफ खाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इंडिया तैमूर वेपन सिस्टम से क्यों घबराया हुआ है। सबसे पहली अहम बात, दुनिया के बहुत सारे अहम ममालिक इंपोर्टेड मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया है। ये मिसाइल पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया के अहम ममालिक को बता दिया है कि पाकिस्तान की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से तरक्की की मंजिलें तय कर रही है और हम अपनी सिक्योरिटी और बका के लिए किसी भी हद तक जाने की अहलियत रखते हैं। दूसरी सबसे अहम बात, इस वक्त भारत जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल 600 किलोमीटर तक निशाना लेने की सलाहियत रखता है। तीसरी अहम खुसूसियत, यह मिसाइल बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट होगा, और अगर किसी सूरत ये मिसाइल डिटेक्ट हो भी जाता है तो इस मिसाइल के अंदर ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल की गई हैं जो इतनी हसास हैं कि इसको किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लॉक करना मुश्किल होगा। चौथी अहम वजह, तैमूर मिसाइल सिस्टम चलते हुए टारगेट्स को बहुत ही महारत से निशाना लेने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर के दीगर अहम मिसाइल सिस्टम जैसा कि स्टॉर्म शैडो या इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल किसी भी स्टेशनरी टारगेट या इमूवेबल टारगेट्स को सिर्फ निशाना बना सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी मिसाइल की ये खूबी दूसरे मिसाइल से अपने आप को मुनफरिद बनाती है। आज के एडिटोरियल को मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने वॉर डायनामिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा। It changed the dynamics of warfare in 2 dimensions, on land and at sea. It strengthened Pakistan's deterrence against the enemy. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.